प्लेन के अंदर का टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि जो भी कोई चीज जल सकती हो वो एक ही बार में जलने लगती है। लेकिन बाद में कुछ प्लेन क्रैशेस में आग लगने की वजह से लोग नहीं बच पाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम कैबिन क्रू और एविएशन सेफ्टी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के बारे में बात करने वाले हैं। हम ज़्यादातर भूल जाते हैं कि कैबिन क्रू की एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कंफर्टेबल जर्नी इंश्योर करने के साथ साथ आपकी सेफ्टी की होती है। हम सबको फ्लाइट पे ट्रैवल करना पसंद है, बट कभी आपने सोचा है कि फ्लाइट पे अगर कोई बड़ी गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा? कैबिन क्रू की ट्रेनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज इमरजेंसी इवैक्यूएशन है, जिसमें प्लेन को किसी इमरजेंसी की वजह से अगर खाली कराना पड़े तो कैबिन क्रू के पास सिर्फ 90 सेकंड्स का समय होता है। जी हाँ, आपने सही सुना, 90 सेकंड्स सब पैसेंजर्स और क्रू को एयरप्लेन से बाहर निकलने के लिए। कैबिन क्रू को पूरे एयरक्राफ्ट को 90 सेकंड में इवैक्यूएट करने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग काफी इंटेंसिव होती है और कैबिन क्रू को साल में 1 या 2 बार एयरलाइंस को इस प्रोसीजर का चेक भी देना होता है। आपको शायद पता ना हो, ये 90 सेकंड का रूल हर सिचुएशन पर अप्लाई होता है, चाहे वो प्लेन 50 पैसेंजर की सीट कैपेसिटी वाला एटीआर हो या फिर सुपर जंबो जेट जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 400 की होती है। 90 सेकंड्स में इवैक्यूएशन को अचीव करने के लिए सिर्फ आधे ही डोर्स और इमरजेंसी एग्जिट्स को कंसीडर किया जाता है। जैसे कि एयरबस 320 में 4 दरवाजे और 4 इमरजेंसी एग्जिट्स होते हैं और एयरबस 380 में उससे कहीं ज्यादा। किसी भी एयरक्राफ्ट पर कितने मिनिमम नंबर ऑफ कैबिन क्रू ऑपरेट करते हैं, इसकी कैलकुलेशन उस एयरक्राफ्ट की सीटिंग कैपेसिटी और उसके नंबर ऑफ डोर्स और इमरजेंसी एग्जिट्स पर निर्भर होती है। आप ये सोच रहे होंगे ये 90 सेकंड का रूल आया कहां से? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, पहले ये टाइम 90 सेकंड्स का नहीं था। 1965 में एविएशन सेफ्टी में एक नया रूल लाया गया कि किसी भी इमरजेंसी में सभी पैसेंजर्स को 2 मिनट के अंदर एयरप्लेन से बाहर निकालना इंपॉर्टेंट है। लेकिन बाद में कुछ प्लेन क्रैशेस में आग लगने की वजह से लोग नहीं बच पाए, तो अमेरिका की फेडरल एविएशन अथॉरिटी ने यह डिसाइड किया कि एयरप्लेन्स को और सेफ बनाने की रिक्वायरमेंट है। उन्होंने 2 बड़ी प्रॉब्लम्स पे काम किया। पहला, क्रैशेस के बाद लगने वाली आग को रोकना, और दूसरा, जिसको फ्लैश ओवर फायर कहते हैं, उसको समझना और रोकना। फ्लैश ओवर फायर में प्लेन के अंदर का टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि जो भी कोई चीज जल सकती हो वो एक ही बार में जलने लगती है। इससे पूरे प्लेन में आग लग जाती है और बाहर निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है। देखा गया कि प्लेन का स्ट्रक्चर 2 मिनट तक तो आग को बाहर से झेल सकता है, लेकिन उसके अंदर का तापमान इतना ज्यादा हो जाता है कि फ्लैश ओवर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और कोई भी इंसान इतनी गर्मी और इतने धुएं में जिंदा नहीं रह सकता। तो ये 2 मिनट के इवैक्यूएशन का रूल फायर सेफ्टी की तरफ से बनाया गया था। एफए को पता था कि फ्लैश ओवर फायर कितनी खतरनाक हो सकती है, इसलिए उसे सॉल्व करने के लिए उन्होंने और रिसर्च करी। उन्होंने 2 चीजों पर काम किया। पहला, एयरप्लेन के अंदर आग को फैलने से रोकने के लिए तरीके निकालना, और दूसरा, अगर आग लग जाए तो लोगों को जल्दी से बाहर निकालने के तरीके ढूंढना। 1967 में एफए ने एयरप्लेन सेफ्टी में और भी इंप्रूवमेंट्स किए, जिससे ये 2 मिनट का टाइम और भी कम हो सके। इसमें सबसे पहला, कम जलने वाले फ्यूल को ढूंढना था। नए तरह के एविएशन फ्यूल बनाए गए जिससे क्रैश के बाद आग लगने का खतरा कम हो सके। प्लेन के अंदर की लाइटनिंग को इम्प्रूव किया गया ताकि इमरजेंसी में और धुएं में भी सब कुछ साफ दिख सके और इमरजेंसी एग्जिट्स इजीली आइडेंटिफाई हो सके। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स ने जल्दी निकलने के लिए स्लाइड्स को भी लगाया, तो रोप्स की जगह जल्दी खुलने वाली स्लाइड्स लगाई गई जो सिर्फ 10 सेकंड में खुल जाती हैं। एयरप्लेन्स में ज्यादा दरवाजे और हैचेस लगाए गए ताकि लोग जल्दी से बाहर निकल सकें। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स ने डिसाइड किया कि एयरक्राफ्ट के अंदर नए तरीके के मटेरियल्स का यूज किया जाए जिससे वो आसानी से आग ना पकड़े। इवन फ्यूल लाइंस और इलेक्ट्रिकल वायर्स को और भी ज्यादा मजबूत बनाया गया जिससे क्रैश के दौरान वो आसानी से टूटे नहीं और आग या इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स ना हो। इन सभी चेंजेस की वजह से अब लोग इमरजेंसी सिचुएशन में प्लेन से बहुत जल्दी बाहर निकल सकते हैं, और इन्हीं सब इंप्रूवमेंट्स की वजह से फेडरल एविएशन अथॉरिटी ने इवैक्यूएशन को 2 मिनट से घटाकर सिर्फ 90 सेकंड्स का कर दिया। ये देखने के लिए कि लोग कितनी जल्दी बाहर निकल सकते हैं, रूल्स में ये भी कहा गया कि प्रैक्टिस टाइम पे सिर्फ आधे दरवाजे ही यूज किए जा सकते हैं। इससे ये पता चला कि क्रैश लैंडिंग के बाद अगर कुछ दरवाजे काम नहीं भी करें तो सारे एयरक्राफ्ट को जल्दी से खाली कराया जा सकता है। इसी रिसर्च और रूल्स के बाद हर फ्लाइट से पहले कैबिन क्रू को पैसेंजर्स को सेफ्टी प्रोसीजर समझाना जरूरी हो गया, जिससे इमरजेंसी में सब पैसेंजर्स को पता हो कि क्या करना है।
किसी भी इमरजेंसी सिनेरियो में लैंडिंग से पहले कितना टाइम बचा है, उसी के अनुसार ये डिसाइड होता है कि कैबिन क्रू को प्लान्ड या फिर अनप्लान्ड तरीके से कैबिन को रेडी करना है। अगर पायलट कैबिन क्रू को इमरजेंसी ब्रीफिंग के दौरान ये बताता है कि लैंडिंग में अभी 18 से 20 मिनट का टाइम लगेगा, तो वो कैबिन को प्लान तरीके से प्रिपेयर करती हैं। वो ऐसे सिनेरियो में कुछ पैसेंजर्स से हेल्प की रिक्वेस्ट करते हैं और उन्हें प्रोसीजर समझाते हैं। वो उन पैसेंजर्स को ब्रीफ करते हैं कि अगर लैंडिंग के दौरान कैबिन क्रू बेहोश हो जाए तो वो डोर को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं और बाकी पैसेंजर्स को बाहर निकालने में कैसे हेल्प कर सकते हैं। अगर लैंडिंग से पहले ज़्यादा टाइम नहीं होता तो वो कैबिन को अनप्लान्ड तरीके से रेडी करते हैं, जिसमें ऐसे प्रोसीजर को फॉलो करना बहुत ही मुश्किल होता है। ज़्यादातर इवैक्यूएशन का ऑर्डर पायलट ही देते हैं। Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. लेकिन ऐसे कई सिनेरियोज होते हैं जिसमें कैबिन क्रू बिना कॉकपिट से ऑर्डर मिले इवैक्यूएशन को शुरू कर सकते हैं। ऐसे कई सिनेरियो होते हैं जब एयरक्राफ्ट को पानी में लैंडिंग करनी पड़े या लैंडिंग के बाद एयरप्लेन के टूटने का खतरा हो, एयरप्लेन के अंदर आग लग जाए या एयरप्लेन के अंदर धुआं भर जाए। अगर लैंडिंग के बाद एयरक्राफ्ट का नोज का एटीट्यूड या विंग्स का एटीट्यूड टेढ़ा हो जाए तो वो बिना कॉकपिट क्रू की कमांड इवैक्यूएशन को इनिशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर और भी कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो तो वो इमरजेंसी इवैक्यूएशन को अपने आप से शुरू कर सकते हैं। कैबिन क्रू की ट्रेनिंग में ये भी सिखाया जाता है कि कैसे पैसेंजर्स को इमरजेंसी इवैक्यूएशन पे स्लाइड्स पे उतारना है, उनको क्या कमांड देनी होती है और अगर जरूरत पड़े तो वो पैसेंजर को धकेल भी सकते हैं। पायलट्स और कैबिन क्रू जनरली इमरजेंसी इवैक्यूएशन को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पहले इमरजेंसी इवैक्यूएशन के दौरान पैसेंजर्स और कैबिन क्रू को बहुत ही गहरी चोट आ चुकी हैं, जबकि उन सिचुएशंस में इमरजेंसी इवैक्यूएशन की जरूरत नहीं थी। तो अगली बार आप जब फ्लाइट पर हो और सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशन चल रही हो तो सेफ्टी डेमो पैम्पलेट या वीडियो को ध्यान से देखिए और इमरजेंसी डोर्स और एग्जिट्स के बारे में जान लीजिए। शायद आपका सबसे करीब वाला एग्जिट आपके पीछे हो और इस चीज की नॉलेज किसी भी मुश्किल में आपकी अपनी या आपके अपनों की जान बचा सकती है। तो अगली बार आप जब फ्लाइट पर हो तो याद रखिए, कैबिन क्रू किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार होते हैं और टेक ऑफ और लैंडिंग से पहले अगर वो आपके बैग्स या शूज को किसी ठीक जगह रखने के लिए बोलें तो प्लीज उनकी बात मान लीजिए। वो इस बात को इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान अगर इमरजेंसी इवैक्यूएशन की जरूरत पड़े तो आपके शूज और बैग्स रास्ते में बाधा ना बने और इवैक्यूएशन के दौरान सब लोग जल्दी से बाहर निकल सके। और प्लीज बुरा मत मानिएगा अगर वो आपको कुछ इस तरह की जानकारी दे रहे हैं, ये उनकी ड्यूटी का एक पार्ट है और उससे भी ज्यादा आपकी सेफ्टी के लिए है। तो इस वीडियो को देखने के लिए और एयर ट्रैवल को सेफ बनाने में हेल्प करने के लिए शुक्रिया। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपकी यात्रा शुभ हो।